Hi guys, welcome back. I'm Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture, I am going to discuss with you a beautiful short story that is A Rose for Emily. A Rose for Emily. That is written by William Faulkner. This story is written by William Faulkner. Emily is the main character of the story. एंड अ रोज फॉर एमिली, जब हम इसके स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो हम इसके टाइटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा टाइटल क्यों लिया गया है। तो चलिए हम इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन और समरी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी इस स्टोरी जिसका नाम है अ रोज फॉर एमिली, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन और इसके समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में देख लेते हैं। विलियम फॉकनर वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड नोबेल प्राइज लॉरिएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी। विलियम फॉकनर अमेरिकन राइटर है और नोबेल प्राइज़ विनर है वो, और कहाँ से है? ऑक्सफोर्ड से है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये कहाँ है? मिसिसिपी। फॉकनर रोट नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज, पोइट्री, एसेज एंड अ प्ले। ये सारे चीज़ें उसने लिखी हैं, स्टोरीज भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, स्क्रीन प्लेज, पोइट्री, एसेज, सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1962। ही ग्रू अप in a small town in Mississippi, which is the setting for many of his novels and short stories. उसका पालन पोषण या उसका विकास कहाँ हुआ? एक छोटा सा टाउन है, एक कस्बा है जिसका नाम है मिसिसिपी, और यही कस्बा या यही जो शहर है मिसिसिपी, कई उसके स्टोरीज़ में, कई उसके नॉवेल्स में सेटिंग का काम करते हैं, या उस जगह अपनी स्टोरीज़ में या अपने नॉवेल्स में उसने मिसिसिपी के बारे में ही बात किया है, उस एरिया के बारे में ही बात किया है। फॉकनर्स फैमिली हैड लॉस्ट पावर एंड मनी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। फॉकनर की फैमिली सिविल वॉर के दौरान अपनी संपत्ति और अपने पावर को खो चुकी थी। हिज वर्क इज़ डीपली रूटेड इन द स्टोरी ऑफ द साउथ रिलेटेड इश्यूज सच एज रेस, जेंडर एंड क्लास। उसकी जो मोस्टली वर्क्स हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? स्टोरी ऑफ साउथ। साउथ मतलब साउथ एरिया के साइड में वो रह रहा था, और साउथ के साइड में, दक्षिणी मिसिसिपी की साइड में ही जो चीज़ उसने वहाँ देखी उसी के बारे में लिखा। और उसके मोस्टली वर्क्स में जो इश्यूज होते थे, जो मैटर होते थे, वो किससे रिलेटेड होते थे? रेस, जेंडर एंड क्लास, इनसे रिलेटेड रहते थे। रेस मतलब जाति, जेंडर मतलब लिंग, और क्लास मतलब वर्ग, समाज के वर्ग। अब इस स्टोरी की बात करें जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ रोज फॉर एमिली इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर, फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन अप्रैल 30, 1930 इन एन इश्यू ऑफ द फोरम। ये जो स्टोरी है इसकी, फॉकनर की, ये पहली बार 1930 में द फोरम में पब्लिश्ड हुई थी। द स्टोरी टेक प्लेस इन फॉकनर्स फिक्शनल सिटी जेफरसन मिसिसिपी। और ये जो स्टोरी है ये कहाँ डिपेंड है या किस जगह पे डिपेंड है? तो एक फिक्शनल, एक काल्पनिक स्थान है जो फॉकनर यूज करता रहता है, जिसका नाम है जेफरसन, और ये कहाँ है? वहीं मिसिसिपी में, जहाँ इसका लालन पालन हुआ है। इट वॉज फॉकनर्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड इन एन नेशनल मैगजीन। मैगजीन क्या होता है? जो पत्रिका एक निकलती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फॉकनर की पहली शॉर्ट स्टोरी है जो किसी नेशनल मैगजीन में पब्लिश हुई है, किसी नेशनल पत्रिका में पब्लिश हुई है। चलिए देखते हैं आगे। इन फॉकनर्स स्ट्रेंज एंड स्टार्लिंग short story A Rose for Emily, the reader is introduced to one of literature's most talked about female character, Emily Grierson. उसकी एक अजीब सी और लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली इस स्टोरी
रोज फॉर एमिली में रीडर्स को किसके बारे में बताया गया है? लिटरेचर के सबसे ज़्यादा बात की हुई या लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड एक कैरेक्टर या एक फीमेल कैरेक्टर एमिली ग्रियर्सन के बारे में बात किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। हर एसेंट्रिक लाइफ हाईलाइटेड टेंशन सराउंडिंग चेंज इन द साउथ एंड हाउ डेथ एंड अदर गॉथिक एलिमेंट्स टाइज दिस स्टोरी टुगेदर। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि उसकी लाइफ कैसे एसेंट्रिक है, थोड़ा अजीब कैसे है लोगों से, और कैसे वो टेंशन हमेशा उसके आसपास ही मंडराता रहता है, कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई साउथ में रहते रहते। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं और जो डेथ और गॉथिक एलिमेंट्स, गॉथिक मतलब थोड़े से रहस्यमयी एलिमेंट्स, वो एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होकर के पूरी स्टोरी को एक धागे में या एक सूत्र में पिरो रखा है या बांध रखा है या एक साथ बांध रखा है। अब गॉथिक लिटरेचर के बारे में बात करें बच्चों, तो गॉथिक लिटरेचर क्या होता है? इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड रोमांटिसिज्म। गॉथिक लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है या ऐसा वर्क होता है जिसमें कुछ डरावनी चीज़ें, जैसे आप बोलते हो ना कई हॉरर मूवीज़ देखते हो, तो वो गॉथिक लिटरेचर का ही एक पार्ट है। तो गॉथिक लिटरेचर वही है जिसमें हॉरर होता है, जिसमें रोमांटिसिज्म होता है। फॉकनर डिस्क्राइब्ड द टाइटल अ रोज फॉर एमिली एज एन एलेगरिकल टाइटल। ये जो टाइटल है अ रोज फॉर एमिली, ये एलेगरी के रूप में यूज किया है। एलेगरी पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा वर्ड या एक ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग निकल रहे हो, मतलब पढ़ने के बाद ऊपर से तो दूसरा मीनिंग निकले और डीपली उसका एक अलग सेंस निकले, तो उसने इस टाइटल को एलेगरिकल रूप में यूज किया है। दिस वुमेन हैड अंडरगोन अ ग्रेट ट्रेजिडी। और इसमें बताया गया कि एमिली ग्रियर्सन जो औरत है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी में रहती है या उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी है, और इस वजह से फॉकनर जो राइटर है उसके प्रति क्या रखता है? पेटीड है, उसके प्रति दया की भावना रखता है। और इसी वजह से एज ए सल्यूट, उसको सल्यूट मारने के लिए या उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वो उसको एक रोज़ हैंड ओवर करता है या एक रोज़ उसके लिए देता है। इसीलिए इस टाइटल में अ रोज फॉर एमिली यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड रोज है, इस टाइटल का बहुत सारा अर्थ निकल जाता है। द रोज रिप्रेजेंट सिक्रेसी। यहाँ पे गुलाब जो है एक सिक्रेसी, एक रहस्य को प्रस्तुत करता है, और जबकि ग्रीक लीजेंड्री में या ग्रीक माइथोलॉजी में रोज़ को एक गिफ्ट ऑफ सिक्रेसी या कॉन्फिडेंशियली डिस्क्राइब किया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में रोज़ को एक सिक्रेसी का गिफ्ट या एक सीक्रेट गिफ्ट के रूप में भी एक्सप्लेन किया गया है। इट इम्प्लाइज दैट द रोज इज ए सिंबल ऑफ साइलेंस बिटवीन नरेटर एंड मिस एमिली। और ये भी दिखलाता है, या ये जो रोज़ है वो इस चीज़ को भी शो करता है कि कैसे, या ये एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है कि कैसे राइटर और मिस एमिली के बीच में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है। हुज सीक्रेट्स द नरेटर कीप्स अनटिल हर डेथ। जिसके सीक्रेट को नरेटर उसके डेथ तक छुपा के रखता है। मतलब कि ये एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है कि कैसे नरेटर सब कुछ जानते हुए भी मिस एमिली के सीक्रेट को छुपा करके रखता है उसके मृत्यु तक। तो अब चलिए हम इस स्टोरी को देखते हैं, क्या है स्टोरी। द स्टोरी ओपन्स विद अ ब्रीफ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ funeral of Emily Grierson, an elderly southern woman whose funeral is responsibility of their small town। ये जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये फर्स्ट पर्सन में डिस्क्राइब किया गया है, और ये स्टोरी स्टार्टिंग में ही या इस स्टोरी की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया है कि जो एमिली ग्रियर्सन है, जिस लेडी के बारे में वो नरेटर बात कर रहा है, उसका फ्यूनरल है, मतलब उसका अंतिम संस्कार है। और ये एक बूढ़ी सी औरत है, कहाँ की है? साउथ एरिया की है। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो अपना राइटर है फॉकनर, वो भी साउथ एरिया से रिलेटेड है, तो वो वहाँ के एरिया की चीज़ों को अपनी स्टोरीज में रखता है। तो देखो यहाँ भी साउथ की लेडी के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो बताया जाता है कि एक बूढ़ी औरत है जो साउथ एरिया से बिलोंग करती है, उसका फ्यूनरल है, और उसका ये जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार है,
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाने वाला है? पूरे गांव के लोग या उस कस्बे के लोग निभाने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई है नहीं जो उसका अंतिम संस्कार करे। तो इसलिए ये अंतिम संस्कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कस्बे वालों के ऊपर है। इट देन प्रोसीड्स इन अ नॉन लाइनियर फैशन टू द नरेटर्स रिकलेक्शन ऑफ एमिलीज archaic and increasingly strange behavior throughout the years। और ये जो फ्यूनरल है तो नॉन लीनियर फैशन, नॉन लीनियर मतलब सामान्य रूप से ये फ्यूनरल जो है वो स्टार्ट किया जाता है, और इस बीच में नरेटर को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि वो रिकलेक्शन मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। कौन सी सारी चीज़ों को, क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या चीज़ बताया गया है, या क्या क्या अजीब सी चीज़ें मिस एमिली से रिलेटेड हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। किसके पास? नरेटर के पास। मतलब उधर उसका फ्यूनरल चलता रहता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। एमिली इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ साउथर्न एरिस्टोक्रेटिक। एमिली जो है एक साउथर्न एरिस्टोक्रेसी फैमिली की मेंबर है, मतलब साउथ एरिया में रहने वाले एक उच्च वर्ग के या उच्च कुलीन फैमिली की एक मेंबर है। आफ्टर द सिविल वॉर द फैमिली फॉल्स इनटू हार्ड टाइम्स। और सिविल वॉर के बाद इनकी फैमिली थोड़ी सी मुश्किल में आ जाती है। जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि फॉकनर की भी फैमिली सिविल वॉर में अपने पावर और अपने मनी को खो देती है। तो देखो फॉकनर अपनी लाइफ को भी अपनी स्टोरीज़ में डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें एमिली के माध्यम से उसने क्या बताया कि एमिली की जो फैमिली है वो सिविल वॉर में क्या हो जाती है, थोड़ी लॉसेज में चल जाती है और थोड़ा हार्ड टाइम उनके लिए आ जाता है, थोड़ा मुश्किल समय आ जाता है। शी एंड हर फादर द लास्ट टू ऑफ किन, और किन मतलब रिश्तेदारी, मतलब रिश्तों में वो और उसके फादर दो ही बचे थे। कंटिन्यू टू लिव एज इफ़ इन द पास्ट, और वो लोग जैसे कि भूतकाल में अपनी ज़िंदगी जी रहे हों ऐसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये दो ही थे उसके घर में। एमिलीज फादर रिफ्यूजेस फॉर हर टू मैरी। एमिली के फादर ने उसको शादी करने से भी मना कर दिया था। हर फादर डाइज व्हेन एमिली इज़ अबाउट द एज ऑफ 30। जब एमिली लगभग 30 साल की थी तो उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। विच टेक्स हर बाय सरप्राइज। ये बात उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है। क्यों? क्योंकि शी रिफ्यूजेस टू गिव अप हिज क्रॉप्स। वो अपने फादर के डेड बॉडी को छोड़ ही नहीं रही थी। एंड टाउन्स पीपल राइट इट ऑफ एज हर ग्रीविंग प्रोसेस। और ये जो कस्बे के लोग थे वो लोग इसको उसके दुख के बारे में मान रहे थे, या उसको मान रहे थे कि ये दुख के कारण वो ऐसा कर रही है। तो मतलब उसके फादर की डेथ के बाद वो अपने फादर की डेड बॉडी को छोड़ ही नहीं रही थी, बल्कि वो उससे चिपकी पड़ी थी, रोती जा रही थी, और कस्बे के लोग ये सोच रहे थे कि उसके दुख के कारण ऐसा हो रहा है। द टाउन्स पीपल पिटी एमिली नॉट ओनली आफ्टर हर फादर्स डेथ बट ऑल्सो ड्यूरिंग हिज लाइफ व्हेन ही वुडंट लेट एमिली मैरी। जो कस्बे के लोग थे वो एमिली के ऊपर दया भाव रखते थे या उसके ऊपर दया दिखाते थे, क्योंकि उसके फादर की भी डेथ हो गई थी और साथ ही साथ उसने अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं करी थी। एमिली डिपेंडेड हैविली ऑन हर फादर। एमिली मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड रहती थी? अपने फादर के ऊपर। बिलीविंग ही वुड नेवर लीव हर। और ये विश्वास करती थी कि उसके फादर उसको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। एंड ही वॉज ऑल सी हैड। और वो ये मानती थी कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसके फादर ही हैं। ऐसी उसकी थिंकिंग थी। किसकी? एमिली की। आफ्टर हर फादर्स डेथ द ओनली पर्सन seen moving about Emily's home is Toby, a black man serving as Emily's cook and gardener. एमिली के फादर के डेथ के बाद अगर कोई व्यक्ति उनके घर में आता जाता दिखाई दिया तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था टोबे। टोबे कौन था? एक ब्लैक पर्सन था, एक काला सा आदमी था जो उनके यहाँ एक कुक के रूप में, एक गार्डनर के रूप में सेवा देता था। मतलब ये काम करता था कुक और गार्डनिंग का। He is frequently seen entering and exiting the house for groceries. उसको कई बार घर में घुसते और घर से बाहर निकलते हुए देखा गया सामान के लिए, घरेलू सामान के लिए। Although Emily did not have a strong relationship with her
community. She did give art lesson to young children within her town at the age of 40. यद्यपि एमिली अपने आसपास के समाज से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखती थी, फिर भी वो अपने कस्बे में या अपने आसपास के लोगों को आर्ट लेसन देती थी, आर्ट का लेसन देती थी जब वो लगभग 40 साल की हो गई थी। अ प्राइम रीजन वाई शी गेव आर्ट लेसन वॉज हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिंस शी वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी। और उसके आर्ट लेसन देने के पीछे सबसे मेन जो कारण था वो यह था कि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, क्योंकि उसके पास मनी नहीं था। द टाउन्स पीपल मेक क्रूअल comments and malicious look behind Miss Emily's back as she was not respected in her town. जो कस्बे के लोग थे वो इतने निर्दयी हो गए थे कि वो उसके पीछे उसको कमेंट करते रहते, उसके लिए मेलिशियस लुक रखते, मतलब गंदी निगाहें रखते थे, बुरी दृष्टि डालते थे मिस इमली के पीछे, और उसको ऐसा दिखाते थे जैसे कि वो रेस्पेक्टेड है ही नहीं, वो एक रेस्पेक्टेड लेडी नहीं है कस्बे में। With the acceptance to her father's death, Emily somewhat revives, even changing the style of her hair and becomes friendly with Homer Byron. अपने पिता की मृत्यु को एक्सेप्ट करने के साथ साथ, मतलब अपने पिता की मृत्यु को उसने एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही साथ उसने अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया और वो एक फ्रेंड बना ली, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप किया उसने किसके साथ? होमर बैरन के साथ। ही इज़ नॉर्थन लेबरर who comes to town shortly after Mr. Grierson's death. वो एक नॉर्थन पीपल था, मतलब नॉर्थ साइड का था, और एमरी कौन सी साइड की थी? साउथ साइड की। और वो उस कस्बे में एक लेबर के रूप में आया था, एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ पे वो आया था। और ये कब आया था? लगभग मिस्टर ग्रियर्सन के डेथ के कुछ समय बाद ही। मिस्टर ग्रियर्सन कौन? उसके फादर, एमिली के फादर। एमिली के फादर के डेथ के कुछ समय बाद ही वो वहाँ पे आ गया था, और धीरे धीरे एमिली ने उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। द कनेक्शन सरप्राइजेस सम ऑफ द कम्युनिटी वाइल अदर्स आर ग्लैड शी इज टेकिंग एन इंटरेस्ट। हाउएवर होमर लाइक्स मैन एंड क्लेम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैरिंग मैन। और इस चीज़ को देख करके, मतलब जब लोगों ने देखा कि एमिली एक होमर बैरन नामक व्यक्ति से रिलेशन स्टार्ट कर रही है, तो कुछ लोग जो है इसको सरप्राइज़ के रूप में लिए, और कुछ लोग इस बात से खुश रहे कि चलो वो किसी और में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर रही है, अब उसकी लाइफ थोड़ी खुशनुमा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जबकि होमर की बात करें, जिसके साथ वो रिलेशन रख रही थी, होमर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि आदमी को पसंद करता था, मतलब आदमी होकर के आदमी को पसंद करता था, और वो ये भी कह रहा था कि मैं आदमी से शादी करने वाला नहीं हूँ, मतलब आदमी से आदमी पसंद कर रहा है लेकिन शादी नहीं करेगा। ही दिस ड्रॉ अटेंशन टू होमर्स क्वेश्चनेबल सेक्सुअलिटी इन द स्टोरी। और ये चीज़ हमारे दिमाग को कहाँ लेकर के जाती है? होमर के सेक्स के ऊपर या उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर, कि वो होमोसेक्सुअल पर्सन है, वो एक आदमी को पसंद करने वाला व्यक्ति है। फिर आगे देखते हैं। एमिली शॉर्टली बाइज आर्सेनिक फ्रॉम द ड्रगिस्ट इन द टाउन, presumably to kill rats. However, the townspeople are convinced that she will use it to poison herself. कुछ समय बाद एमिली क्या करती है, एक आर्सेनिक क्या है? एक ड्रग टाइप का, एक पॉइजन टाइप की चीज़ है, वो एक ड्रग बेचने वाले व्यक्ति से कस्बे में ख़रीदती है। और जब ये चीज़ टाउन के लोग देखते हैं तो वो, वैसे तो वो शायद रैट को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए ख़रीद रही थी, लेकिन जब कस्बे के लोग उसको ऐसा लेते हुए देखते हैं या ख़रीदते हुए देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये खुद को पॉइजन देने वाली है, खुद को मारने वाली है, मतलब सुसाइड करने वाली है। एमिलीज डिस्टेंट कजिन्स आर कॉल्ड इनटू द टाउन टू सुपरवाइज मिस एमिलीज एंड होमर बैरन। और इस चीज़ को देख कर के कस्बे के लोगों ने, जो दूर रहने वाले एमिली के रिश्तेदार थे, कजिन्स थे, उनको इनवाइट किया कि वो यहाँ पे कुछ दिन रहें और एमिली को और उसके साथ उस लड़के होमर बैरन के रिलेशनशिप को या उनको ध्यान से देखें।
Homer leaves town for some time, reputedly to give Emily a chance to get rid of her cousins, and returns 3 days later after the cousins have left. होमर कुछ दिन के लिए उस कस्बे को छोड़कर चला जाता है ताकि एमिली जो है अपने कजिन्स से छुटकारा पा ले, मतलब जब उसके कजिन्स वापस चल जाएं तो वो वापस आ जाएगा, ऐसा सोच करके वो चला जाता है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही एमिली के कजिन्स चले गए वो उनके जाने के 3 दिन बाद वापस लौट आता है। आफ्टर ही इज ऑब्जर्व्ड एंटरिंग मिस एमिलीज होम वन इवनिंग, होमर इज नेवर सीन अलाइव अगेन। एक शाम को होमर बैरन को एमिली के घर में प्रवेश करते हुए देखा गया और उसके बाद उसको कभी जिंदा नहीं देखा गया। मतलब एक बार लास्ट उसको देखा गया कि वो शाम को उसके घर में प्रवेश कर रहा है और उसके बाद उसको किसी ने जिंदा नहीं देखा। डिस्पाइट दीज टर्न अबाउट्स इन हर सोशल स्टेटस, एमिली कंटिन्यूज टू बिहेव मिस्टीरियसली एज शी हैड बिफोर हर फादर डाई। मतलब सोशल स्टेटस में थोड़ा सा उसके चेंज आ रहा था, लोग उसको थोड़ा सा अलग वे में लेने लग गए थे उसके फादर के डेथ के बाद, लेकिन एमिली का जो बिहेवियर था बिल्कुल वैसे ही रहस्यमयी तरीके से ही था जैसे कि उसके फादर के डेथ के पहले था। हर रेपुटेशन इज सच दैट द सिटी काउंसिल फाइंड्स इटसेल्फ अनेबल टू कन्फ्रंट हर अबाउट अ स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट हैज़ बिगन टू इमिनेट फ्रॉम हाउस। हर रेपुटेशन इज सच दैट, उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा थी या ऐसी हो गई थी कि जो सिटी काउंसिल है, जो वहाँ के काउंसिल है या वहाँ की समिति है, वो इंटरफेयर नहीं कर पाते या उसके घर में नहीं घुस पाते, क्योंकि उसके घर में से वो घुसना क्यों चाहते थे, क्योंकि उसके घर में से एक बहुत बदबू आ रही थी, एक बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और वो लोग चाह रहे थे कि वो एंटर होकर के देखे। लेकिन एमिली का रेपुटेशन इतना पावरफुल था कि वो लोग उसके घर में एंट्री नहीं कर पाते हैं, और जब एंट्री नहीं कर पाते तो वो लोग क्या सोचते हैं, दे बिलीव टोबे वॉज अनेबल टू मेंटेन द हाउस एंड समथिंग वॉज रोटिंग अनअवेयर दैट अ डेथ हैज़ ऑकर्ड। उन लोगों ने क्या बिलीव किया कि हो सकता है कि टोबे जो है बूढ़ा आदमी हो गया है और वो पूरे घर की देखभाल नहीं कर पा रहा है और कुछ न कुछ चीज़ अंदर घर में सड़ रही है, और वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे, अनअवेयर थे कि वहाँ पे कोई डेथ हो गई है। मतलब वो बदबू किसकी आ रही थी, किसी डेड बॉडी की आ रही थी, जबकि उन लोगों ने सोचा कुछ और चीज़ सड़ गई है वहाँ पे, इस वजह से बदबू आ रही है। एमिली हैज़ बिकम अ recluse, she is never seen outside of the house and only rarely accept people into it। अब एमिली धीरे धीरे क्या हो गई थी, रिक्लूज हो गई थी, मतलब अपने तक ही सीमित रह गई थी वो, और मुश्किल से ही उसको बाहर देखा जाता था, मतलब बाहर कभी नहीं जाती थी और बहुत मुश्किल से किसी को कभी कभार ही अंदर आने के लिए परमिशन देती थी। अंदर भी किसी को नहीं आने देती थी अपने घर के, और बाहर भी वो नहीं जाती थी। आगे क्या हुआ, द फ्यूनरल इज लार्ज अफेयर, एमिली हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन। और उसका जो अब इतनी बातें जो है नरेटर उसके पास्ट के बारे में बता रहा है, जबकि एमिली का अंतिम संस्कार जारी है, मतलब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, उसी समय नरेटर जो है एमिली के बारे में, उसके पास्ट के बारे में बताने लग जाता है। अब वापस से प्रेजेंट में आता है और बताता है कि जो एमिली का फ्यूनरल है या एमिली का जो ये अंतिम संस्कार चल रहा है ये बहुत लार्ज है, मतलब बहुत सिटी के लोग, बहुत लोग आए हुए हैं और ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह लग रहा है, एक संस्था की तरह लग रहा था। सो हर डेथ स्पार्क्स अ ग्रेट डील ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट हर रिक्लूसिव नेचर एंड व्हाट रिमेन्स ऑफ हर हाउस। और इसलिए किस लिए कि उसका ऐसा नेचर था, सीमित नेचर था, उसके घर में क्या है, किसी को देखने नहीं देती, किसी को आने नहीं देती। इन सब बातों की वजह से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग थी, एक जिज्ञासा थी। इस वजह से उसके इस फ्यूनरल में, उसके इस अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए थे। आफ्टर शी इज बरीड अ ग्रुप ऑफ टाउन्सफोक enters her house to see what remains of her life there।
और जब उसको दफना दिया गया तो टाउन के कुछ लोग, उस कस्बे के कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं ये देखने के लिए कि उसके घर में उसके ज़िंदगी से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं या और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। टोबे वॉकड आउट ऑफ द हाउस एंड वॉज नेवर सीन अगेन। और जैसे उसकी डेथ हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार स्टार्ट होता है, टोबे भी उस घर को छोड़ करके चला जाता है और वापस से कभी दिखाई नहीं देता है। द डोर ऑफ हर अपस्टेयर बेडरूम इज़ लॉक्ड। और उसके सीढ़ियों से ऊपर जा कर के जो उसका बेडरूम है उसका डोर क्या था, लॉक था, बंद था। एंड सम ऑफ द टाउन्स फॉक ब्रेक डाउन द डोर टू सी व्हाट हैज़ बीन हिडन फॉर सो लॉन्ग। कुछ कस्बे के लोगों ने उस डोर को, जो उसका बेडरूम का डोर लॉक था, उसको उन्होंने तोड़ दिया ये देखने के लिए कि इतने लंबे समय से क्या बंद है इसमें। इनसाइड अमॉन्ग द पोजीशन that Emily had brought for Homer lies the decomposed corpse of Homer Byron on the bed। और उस बेडरूम के अंदर क्या मिलता है, उस बेडरूम के अंदर होमर की लाश मिलती है, बैरन होमर या होमर बैरन की लाश मिलती है उसके बेड पर, जो कि डिकम्पोज्ड हो चुका था, मतलब बिल्कुल सड़ गया था और मतलब कीड़े वगैरह पड़ गए थे उसको। On the pillow beside him is the pockmark of a head and a single strand of grey hair, indicating that Emily had slept with Homer's corpse। और होमर की डेड बॉडी के, जो सड़ गई थी बॉडी, उसके बगल में तकिए पर एक निशान मिलता है, पोकमार्क, एक गड्ढे का निशान मिलता है, और वहाँ पे एक बूढ़े या सफ़ेद बाल मिलता है उस तकिए पर। और ये चीज़ इंडिकेट कर रहा था कि होमर की डेथ के बाद उसकी लाश के साथ इमली सोई हुई थी, या उसकी लाश के साथ इमली सोई है। द हाउस इज़ एन इंडिकेटर रिवीलिंग हाउ इमली स्ट्रगल टू कीप एवरीथिंग द सेम। अभी हाउस, ये घर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे इमली ने सारी चीज़ों को जैसे का तैसा बनाने के लिए स्ट्रगल किया है, मतलब कैसे सारी चीज़ों को बाहर नहीं आने दिया और कितना स्ट्रगल किया होगा इसके लिए। इन अ फ्रोजन टाइम पीरियड अवॉइडिंग चेंज, और सारी चेंज को अवॉइड करते हुए वो सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल एज इट इज़ एक्सप्लेन किया या एज इट इज़ हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ये सारी चीज़ें उसके स्ट्रगल को दर्शाती हैं। तो ये बच्चों, ये हमने एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी देखा विलियम फॉकनर के द्वारा, जो एमिली ग्रियर्सन नामक कैरेक्टर के ऊपर है। और आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसने होमर बैरन को क्यों मारा, और वो जो पॉइजन लेके आई थी या वो जो ड्रग लेके आई थी वो क्यों लेके आई थी। तो उसके मन में शायद ये थिंकिंग चली हो कि उसके फादर उसको छोड़ करके चले गए, और उसके फादर के बाद उसका एक साथी या उसका एक दोस्त बना होमर बैरन, वो भी औरत को न पसंद करके एक आदमी को पसंद करने वाला व्यक्ति है, और वो 100% उसके पास वो नहीं टिकेगा, वो दूर चला जाएगा उससे। और उसको अपने पास रोकने के पर्पस से, कि उसको हमेशा उसके अपने पास रख ले, इस पर्पस से उसने ऐसा स्टेप उठाया कि उसने उसको पॉइजन दे दिया, उसकी डेथ हो गई, और वो हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लेती है। तो ऐसी कोई इंटेंशन उसकी रही है और ऐसा मिस्टीरियस बिहेवियर उसका था। तो हमने इस स्टोरी में एक पूरे जो डिपेंड थी या पूरे मूविंग अराउंड द मेन कैरेक्टर ऑफ एमिली, इससे रिलेटेड जो हमने इंसिडेंट्स देखे, उसके बिहेवियर को देखा, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।